तुर्की का कश्मीर पर दिया गया बयान। कुछ ने मुझे एक फोटो भेजी और वो फोटो इस तरह से थी, सर कहो तो यहां तुर्की लिख दें। हमने कहा मतलब? बोले सर सुना है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। हमने कहा धप, ऐसी बातें नहीं करते हैं आप लोग, जो बातें कर रहे हैं हम आपको आज के विषय के बारे में बताएंगे। बोले सर क्या हुआ है? क्योंकि इन दिनों एक चर्चा है कि हमने तुर्की की इतनी मदद की, उसके बावजूद उसने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर हाल ही में जिस प्रकार का प्रदर्शन किया भारत के विरोध में, वो सर न्याय संगत नहीं था। हमने कहा देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, ये तो हमें पहले से पता था, लेकिन जिन्हें इस विषय के बारे में कुछ नहीं पता है उन्हें शुरुआत करते हैं आज की जानकारी आपको प्रेषित करने की। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अर्दगन ट्रेंड कर रहा है, तो लोगों ने तलाशा कि भाई चक्कर क्या है, हो क्या गया। भाई तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दगन इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है, इसके पीछे का कारण भी बहुत खास है। पीछे का कारण खास है तो वो कारण भी मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताने जा रहा हूं। ऐसी स्थिति में आज के कारण को बताने के लिए आपके पास में एक पुरानी फुटेज दिखाई जा रही है। पुरानी फुटेज क्या है? तुर्की में हाल ही में भीषण भूकंप आया और उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। भारत ने भी अपनी तरफ से लोगों के प्रति ना केवल संवेदना व्यक्त की, बल्कि दुनिया का पहला शायद वो देश बना जिसने इतनी जल्दी मानवीय सहायता भेजी। भारत ने अपने द्वारा तुरंत अपने एनडीआरएफ के जवान और आर्मी मिलिट्री कॉर्प्स के जवानों को तुरंत वहां पर भेजा। भारत की तरफ से तुर्की के अंदर 2600 अर्थक्वेक विक्टिम्स को प्रॉपर तरीके के ट्रीटमेंट दिया गया। भारतीय सेना की तरफ से भेजे गए डॉक्टर्स और एनडीआरएफ के जवानों ने वहां पर प्रॉपर तरीके से मानवीयता का प्रदर्शन करते हुए तुर्की के लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, भारत के द्वारा अपनी सहायता जो राशि भेजी गई उसमें लगभग 7 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड भी भेजा गया। साथ साथ भारत ने ऑपरेशन दोस्त नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार की अगर जानकारी या फिर सहायता चाहिए हो तो भारत की तरफ से भी लोगों ने बड़ी मात्रा में तुर्की की जो एम्बेसी इंडिया में है वहां पर सहायता भेजी। इतना ही नहीं, हाल ही में तुर्की ने भारत से और सहायता मांगी है। इंडिया से कहा गया है कि भाई हमारे यहां पर रिलीफ के कार्य और चाहें तो आप कंटिन्यू करवा सकते हैं। दैट मींस भारत ने तुर्की का बहुत साथ दिया इस पूरे भूकंप के कालखंड में। इसी वजह से तुर्की की जनता ने भारत का जबरदस्त स्वागत किया। आप लेकिन यहां पर आज एक दोहरा चेहरा देखने वाले हैं। देखिए, दुनिया जो है ना, देश की जो जनता है या किसी भी देश की अगर जनता है वो इंसानियत से कनेक्ट होती है, लेकिन सरकारें अपने हितों से कनेक्ट होती हैं। दुनिया ने भारत के इस कदम का बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। कहा कि जिस तरह से भारत ने G20 के अंदर वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है, इसकी धारणा को जीवंत रखा है, वहीं वहां की सरकार ने अपने हितों को मान्यता देते हुए पाकिस्तान समर्थित बयान दिया है। हालांकि इस सहायता का उन पर भी गहरा असर पड़ा है। किन पर? तुर्की की सरकार पर भी। अल्टीमेटली इतने दिनों से पाकिस्तान तुर्की के साथ में हाथ डाल के घूम रहा है, तो तुर्की इतना जल्दी अपने हृदय को परिवर्तित कर ले जरूरी तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो फिलहाल बयानबाजी दी है कश्मीर पर, वो इतनी ज्यादा जहरीली नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। जहर तो उगला है, वो कहां उगला, क्या उगला, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज के विषय वस्तु में तुर्की की जहां जनता ने भारत का स्वागत सम्मान किया, मदद का स्वागत सम्मान किया, वहीं वहां की सरकारों के द्वारा जो किया वो आज के सेशन का विषय वस्तु है। आपको ज्ञात हो, भारत G20 के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक को ऑर्गेनाइज किया है। उस बैठक में भी भारत ने G20 के मेंबर राष्ट्रों को 2 मिनट के मौन के साथ उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करवाई जिन्होंने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में अपनी जान गंवाई। यानी भारत पूरी दुनिया को परिवार का एहसास दिलाने में G20 के मंच से भी कामयाब रहा। आप यहां देख सकते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब G20 के जो अपने मेंबर सदस्य हैं उनसे अपने ये जो तुर्की और सीरिया में जो लोग भूकंप के अंदर अपनी जान गंवा दिए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ? आज खबर बनती है तुर्की बैक स्टैब दोस्त। यह शब्द बड़ा सोच समझकर लिखा गया है। बैक स्टैब, छुरा घोंप दिया। छुरा किस पर घोंप दिया? दोस्त पर। यह दोस्त शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चलाया था? भारत ने तुर्की के लिए चलाया था। कब चलाया था? जब वो संकट में था। शब्द दोस्त क्यों दिया था? क्योंकि दोनों देशों में मित्रता को व्यक्त करने का जो शब्द है दोस्त, वो कॉमन है। ऐसी स्थिति में आप यहां देखें,
टर्की बैक्स स्टेप दोस्त रेजेस कश्मीर इशू एट यूएनएचआरसी। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वहां पर कश्मीर का मुद्दा फिर एक बार उठाया और ऐसी स्थिति में भारत ने भी करारा जवाब दिया। यह एक नित्य रूटीन बन चुका है, यह मुद्दा उठाते हैं, भारत जवाब दे देता है। लेकिन इस बार कुछ गणित बदली हुई थी। थोड़ा अगर पुराने विशेषज्ञों की राय जाने तो उनका कहना है कि जितना पहले जहर उगला करता था उसकी तुलना में जहर कम उगला गया। लेकिन वही वाली बात है, गालियां 100 दें या 1 दें, गाली तो गाली होती है। इसलिए हम आज के विश्लेषण में गाली दी गई है इसका विश्लेषण करेंगे, कम दी गई है या ज्यादा दी गई है ये और राजनेता या और विश्लेषक कर लें। हमारा तो मामला इतना है, जो हमारी संवेदना है कि जब हम तुम्हारे काम आते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि तुम कौन हो, दुश्मन हो या मित्र हो, लेकिन तुम अपनी हरकतें नहीं सो छोड़ते। तभी तो मेरे कुछ मित्रों ने अर्धगन के साथ साथ मुझे तस्वीर जो है वो डॉग की पूंछ की सेंड करी कि सर इसके विषय पर कुछ कहेंगे आप। मैंने कहा भाई आपने सब कुछ कह दिया, मैं तो केवल आपकी अभिव्यक्ति यहां रख सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं तुर्की रैक्स अप कश्मीर एट यूएनएचआरसी, सुर्खियां बनी। तो क्या किया तुर्की ने हमारे साथ, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, असल में हाल ही के अंदर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अंदर फिर से एक बार मानवाधिकार के विषय पर चर्चा हुई। ऑब्वियस सी बात है, नाम ही जिस परिषद का मानवाधिकार है वहां पर चर्चा तो मानवाधिकारों की ही होगी। वहां पर एज यूजुअल पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाने का काम किया, जो कि उसका सीक्वेंस है। हमेशा भारत पर कोई ना कोई आरोप पहले मंडे जाएंगे कि भारत ने ऐसा किया, भारत ने ऐसा किया। लेकिन इस बार जो भारत ने जवाब दिया है वो आपको जब सुनेंगे ना आप मुरीद हो जाएंगे कि यार क्या मतलब, भारत का हर एक जो भी नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है वो अपने जवाब इतना समेटकर कुछ मिनटों में लिखता है या देता है, जो कि ना जाने कितने ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि शर्म के मारे पानी के अंदर मुंह छुपा लो, इनके ऊपर घड़ों पानी डालने जैसा है। बताएंगे आपको। तो साहब टर्की ने क्या किया अब हम आपको वो बताएं, लेकिन उससे पहले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जहां पर यह चर्चा हुई उसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी बॉडी है जहां पर दुनिया भर में जितने भी देशों में मानवाधिकार से संबंधित मसले चल रहे हैं उनकी टेबल पर बैठकर चर्चा की जाती है। उस चर्चा के अंदर आप यहां पर सुर्खी देख रहे हैं, 52वां सेशन आयोजित किया गया था जो कि फिलहाल चल रहा है 27 फरवरी से 4 अप्रैल 2023 के बीच में ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर। यह 52nd सेशन इस समय ह्यूमन राइट काउंसिल का चल रहा है। ठीक है, अब इस ह्यूमन राइट काउंसिल के सेशन के अंदर आपको थोड़ी सी जानकारी मैं ये भी दे दूं कि ह्यूमन राइट काउंसिल यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन जिसके WHO, यूनिसेफ, UNDP, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड प्रोग्राम, UNFPA, ये बहुत सारे अलाइड मतलब विंग्स हैं जो कि यूएन से संबंधित हैं। यूएनएचआरसी की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये शुरुआत में रिफ्यूजी से रिलेटेड जो काम हुआ करते थे उनसे रिलेटेड काम किया करता था, लेकिन बाद में फिर ये मानवाधिकार पर कन्वर्ट हो गया। यहां पर जब बातें हुई तो यूनाइटेड नेशन इस काउंसिल के अंदर OIC ने भी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, उन्होंने भी अपने द्वारा संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जहां जहां दुनिया में मानवाधिकार का हनन हुआ है उनके मुद्दे यहां उठाए। इस 52nd सेशन में इस OIC के द्वारा भी कश्मीर मुद्दे को उठाया गया। ठीक इसी प्रकार से इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लीजिए कि ये है कौन। असल में दुनिया के 57 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो एक साथ मुस्लिम हितों की रक्षा करने के कार्य को अंजाम देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी बातों को दुनिया पर अगर एक साथ रखेंगे तो मुस्लिमों के प्रति जो दुनिया में इस्लामोफोबिया पैदा हो रहा है या मुस्लिमों के हित दुनिया में जहां प्रभावित हो रहे हैं उनसे दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करा सकेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जो है 1969 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में 57 देश इसके भागीदार हैं। शुरुआत 30 देशों ने इसकी की थी। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के अंदर है और यहां पर सब लोग मिलकर के इस्लाम से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सऊदी अरब के जेद्दा में इसका हेडक्वार्टर है और इस्लामिक कंट्रीज में जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वो पाकिस्तान है, जब भारत में संबंधित कश्मीर से बात जुड़ी हुई होती है। इस OIC के अंदर जो हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो OIC के इस समय के जो हेड हैं
उनके द्वारा भारत के विरोध में कश्मीर के कारण बयान दिया गया। यहां 52nd सेशन के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आयोजित हो रही बैठक थी, उसके अंदर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर भी कमेंट किया गया और उन्होंने कहा कि ओआईसी कमिटमेंट दोहराता है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इन कश्मीर, यानी कश्मीर के अंदर मानवाधिकारों को लेकर के यह अपनी बात रखता है। इतना ही नहीं, क्या केवल ये लोग भारत के बारे में ही यहां चर्चा करते हैं? जी नहीं, भारत के साथ साथ यहां इजराइल का मसला भी लिया गया। दुनिया भर के मसले यहां पर मानवाधिकार के नाम पर रखे गए थे। ये वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये बातें दोहराई गई। इतना ही नहीं, इन्होंने अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी और मतलब अजरबैजान, इन सब के अंदर जहां जहां पर भी दिक्कतें चल रही हैं, उन सब के बारे में इन्होंने अपने हिसाब से अपना स्टेटमेंट दिया। ये वही व्यक्ति हैं जो कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आकर के कश्मीर के अमन चैन की दुआ मांग चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान क्या कहा? ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान वही सब कहेगा जो कि पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसको दुनिया भर के मुस्लिमों की नहीं पड़ी है, उसे जम्मू कश्मीर की पड़ी है। आज भारत ने एक तरह से ऐसा जवाब यूएनएचआरसी में दे दिया जिससे यूएनएचआरसी को यह समझ में आ गया कि पाकिस्तान असल में यह करता क्यों है। क्योंकि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के जिस भूभाग पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, वहां पर भारत का ध्यान ना जाए, इसलिए कश्मीर में भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान दुनिया में इस विषय को उठाता है। ध्यान से समझना कितना बड़ा पॉइंट है जो भारत ने इस समय पर दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया है। भारत ने कहा है कि आप जरा इस बात पर गौर करें कि यह व्यक्ति पाकिस्तान नामक जो देश है, यह जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है। क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये जो जम्मू कश्मीर है, उस मुद्दे को जब उठाएगा तो दुनिया का ध्यान भारत के ऊपर जाएगा। उसने जो खुद से कब्जा कर रखा है क्षेत्र, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इसकी रणनीति समझते हैं, और ऐसे मंच पर भारत ने दोहराया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर हमारा है और हम उसके बारे में दुनिया से कोई भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत अपनी बात को दृढ़ता से रख रहा है कि यह मत सोचना कि तुम्हारा ध्यान किधर है, देख तेरी ध्यान किधर है, बेटा ध्यान इधर ही है। अब ध्यान इधर है और उस दुनिया के ध्यान को हम भटकने नहीं देंगे। स्पष्टता से हमने अपनी बातें रखी हैं, बताएंगे। अब वो बयान जिसकी वजह से सारा बवाल मचा है, तुर्की का बयान भी सुन लीजिए, जिसके बारे में दो तरह की बातें कही जा रही हैं कि तुर्की ने इस बार जम्मू कश्मीर का नाम तो लिया, लेकिन इतना जहरीला नाम नहीं लिया या इतने जहरीले तरीके से नहीं लिया जैसे पहले लेता था। तो हम आपको दोनों का विश्लेषण करेंगे। पहले तुर्की के डिप्टी मिनिस्टर के द्वारा जो बयान यूएनएचआरसी में दिया गया, पहले आप उसे सुन लीजिए। चलिए पहले इसकी सुनवाई करते हैं, फिर हम जम्मू कश्मीर विषय पर तुर्की का भी एनालिसिस करेंगे। आप इस साउंड को सुन पाए क्योंकि बहुत ही धीरे आवाज आ रही है, फिर भी मैं ऑडियो प्ले करता हूं। नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखो फिर से मैं आपको फोकस करा दूं। ये व्यक्ति जो बोल रहे हैं, ये तुर्की के मिनिस्टर हैं। ये यूएनएचआरसी में अपना भाषण दे रहे हैं। भाषण देते समय इन्होंने जो बातें बोली वो नीचे लिखित में भी आ रही हैं। मैं आपको अलग से भी लिखित में दूंगा। जम्मू कश्मीर के बारे में इन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लाइनों को ध्यान से देखते हुए चलना। इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट नॉट अलाउ द सिचुएशन, अरे कहां गया, Afghanistan deteriorating even further। अफगानिस्तान का नाम आ चुका है, जिसमें वो महिलाओं के शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। पैलेस्टीन की बात आ चुका है, यरूशलेम यानी इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर भी इसने यहां पर बोला है। दो देशों का नाम ऑलरेडी लिया जा चुका है। लीबिया का नाम आ चुका है, वहां पर इलेक्शंस के लिए इसने मानव अधिकार पर इसकी क्या राय है वो व्यक्त की है। 3 देश का नाम आ चुका है।
साउथ काकेशस के अंदर, जहां विशेष रूप से ये अजरबैजान अर्मेनिया की बात करते हैं, चौथे देश का नाम आ चुका है, चाइना का नाम आ चुका है। चाइना की यहां पर जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके बारे में भी इसने बात बोली है। 4 Turkey wishes a peaceful resolution of situation in Jammu Kashmir on the basis of UN Security Council resolutions. We reiterate our call for restoration of. समझ गए? ये जो एक लाइन है कि हम जम्मू कश्मीर में भी यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से शांति प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, ये टर्की का स्टेटमेंट है। कुल मिलाकर के टर्की का भारत कहिए या भारत के मुद्दों पर कहिए, जो स्टेटमेंट है वो ये है। आपके सामने इसने जो जो मुद्दे उठाए, देखिए 2 तरह की बातें होती हैं। मैं अगर आपसे यह कहूं कि इसने केवल भारत विरोधी बयान दिया, पूर्णतः गलत है। दूसरी बात, इसने क्या केवल जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की ही बात उठाई, पूर्णतः गलत है। क्यों? क्योंकि जिस अफगानिस्तान की इसने बात की है वहां पर तालिबान के खिलाफ यह बोला है। जहां चाइना की बात की है, जहां चाइना ने इनके साथ में बहुत अच्छे टाइप्स रखे हुए हैं, उन देश में भी उइगर मुस्लिमों पर, क्योंकि अक्सर अपन ने जब जब पॉइंट रेज किया है तुर्की के बारे में, यही पॉइंट रेज किया है कि ये केवल जम्मू कश्मीर पर ही क्यों बोलता है, चाइना के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलता है। तो इसने चाइना के उइगर मुस्लिमों के ऊपर भी बात बोली है। तीसरा, इजराइल का और फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है, उस फिलिस्तीन के मसले पर भी इसने अपनी पॉइंट रखी है। चौथा, लीबिया के अंदर जहां पर कभी सैन्य तानाशाही हुआ करती थी, उसमें भी डेमोक्रेसी को लेकर इसने मानवाधिकार की बात रखी है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रस्तावित शांति प्रक्रिया को अपनाया जाए, यह बात इसने इंडिया के बारे में बोली है। मुद्दा समझिएगा। इनके इस पूरे भाषण को अगर हमने यहां पर आपको लिखित में दे दिया जाए तो कुल मिलाकर इन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो, यह बात अपने द्वारा बोली है। अब इसको कई तरह से परोसा जा सकता है। नंबर 1, टर्की जो है वो भारत विरोधी बयान दिया, पूर्णतः गलत है। भारत के साथ साथ उसने दुनिया के जितने भी मुद्दे जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर डिस्कस हो रहे हैं उन पर अपना स्टैंड रखा है। दूसरी बात, क्या भारत की सहायता का उसने यह विरोध प्रतिकार दिया? देखिए, भारत ने सहायता उसे इस तरह नहीं भेजी थी कि हम तुम्हें सहायता इसलिए कर रहे हैं कि तुम अपनी अंतरराष्ट्रीय थॉट प्रोसेस बदल देना। भारत ने एज ए सॉफ्ट पावर कि हम अपने द्वारा मानवता की सहायता करना चाहते हैं, मानवता की सहायता को तुम कैसे लेते हो, यह तुम्हारा स्टैंड है। क्योंकि अगर हम मुस्लिम विरोधी होते, क्योंकि इंडिया को पोर्ट्रे कैसे किया जाता है कि इंडिया में एक धर्म विशेष के ऊपर काम किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में भारत टर्की में रह रहे मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए मदद नहीं भेजता। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के नाते इतने एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट कर दिए हैं। भारत में ना जाने कितने लोगों ने टर्की के लोगों की खुशामदीद के लिए दुआएं मांगी हैं। भारत यूएई के साथ में अब तक की सबसे बेस्ट डील में है। यानी कि केवल इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाना, यह पाकिस्तान को खुद के ही घर में घेरने जैसा है। अब यह तो सब हो गया, भारत को भी पता था कि टर्की ने नाम इंडिया का लिया है। जम्मू कश्मीर मसला चूंकि वो इतने दिन से पाकिस्तान को साथ में घसीटे चल रहा है, ऐसी स्थिति में उसके लिए उसे वो लाइन बोलनी थी। इवन हम ये तक मानते हैं कि टर्की अपना स्टैंड मत बदले, हो सकता है कि वो अपनी जीवन पर्यंत, क्योंकि हर व्यक्ति का, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, किसी भी जगह पर अगर आप भी किसी व्यक्ति के साथ कहीं डिबेट कर रहे हैं, डिबेट में एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है आप अपने स्टैंड को पलट लें, तो आपकी बहुत बड़ी किरकिरी होती है। अब चाहे आप डिबेट हार जाएं, लेकिन आपको अपने स्टैंड पर कायम रहना होता है। टर्की लंबे समय से पाकिस्तान के साथ में जम्मू कश्मीर पर अपना एक स्टैंड लेकर चल रहा है। भारत के प्रयासों से हो सकता है वो स्टैंड को इतना ज्यादा मजबूती से डिफेंड ना करे, लेकिन वो अपने स्टैंड से हट नहीं सकता। अगर वो हट जाएगा तो लोगों को लगेगा कि तुम पहले सही थे या तुम अब सही हो। क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने भी अपना आंसर इनको बहुत बढ़िया से दिया, लेकिन चूंकि ये सारा की सारा मामला फैलाया हुआ पाकिस्तान का है, तो भारत ने पाकिस्तान को बढ़िया जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आइए अब हम आपको वो बताते हैं। हमारी तरफ
तरफ से यूनाइटेड नेशंस के अंदर सीमा पुजानी नाम से हमारी सचिव हैं, जो वहां पर भारत का स्टैंड रख रही थी। अब आप वो सुने, और उस जवाब में जो इन्होंने जवाब दिया है ना, उसकी व्याख्या मुझे करने में शायद 5 मिनट लग जाए। आप पहले तसल्ली से एक बार वो सुन लें, इन्होंने तुर्की के बारे में क्या बोला, पाकिस्तान के बारे में क्या बोला, सब सुनिए। देखिए इनका बयान सुनिएगा। Mr. President, India is exercising its right of reply in response to the statement delivered by Pakistan. Pakistan's representative has once again chosen to misuse this August forum for its malicious propaganda against India. Pakistan is a state which responds to any calls for reforms with enforced disappearances. In the last decade, Pakistan's own Commission of Inquiry on Enforced Disappearances has received 8,463 complaints. The Baloch people have borne the brunt of this cruel policy. Students, doctors, engineers, teachers and community leaders are regularly disappeared by the state, never to return back. No religious minority can freely live or practice its religion in Pakistan today. The Ahmadiyya community continues to be persecuted by the state for simply practicing their faith. To even obtain a Pakistani passport, the community has to denounce its founder. Equally worse is the treatment of the Christian. कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही। मैंने तो बेचारी के मुंह पे लगा दिया था माइक। State institutions officially reserve हाँ तो रही है यार, धीरे आ। Underage girls from the community are converted to Islam, abetted by a predatory state and an apathetic judiciary. Hindu and Sikh communities face similar issues of frequent attack on their places of worship and forced conversion of their underage girls. The state's crackdown on those who wish to raise their voice against any of these heinous policies is also incomparable. A bill which proposes a 5-year jail term for anyone who scandalizes or ridicules the military or the judiciary is currently on the table in Pakistan's parliament. When it is not entirely focused on suppressing its own population, Pakistan actively lends its energies to aid, host and abet international terrorists. It has the unique distinction of hosting the most number of UNSC designated terrorists and terror organizations. Allow me to recall that Osama bin Laden lived next to Pakistan's premier military academy. Its security agencies have nurtured and sheltered Hafiz Saeed and Masood Azhar for decades. These are but a few dreaded names from the annals of Pakistan's history of supporting terrorism. Pakistan's policies are directly responsible for the death of thousands of civilians around the world. Pakistan's obsession with India, while its population battle for their lives, livelihood and freedom, is an indication of the state's misplaced priorities. I would advise its leadership and officials to focus their energies on working for the benefit of their own population instead of baseless propaganda. Mr. President, we regret the comments made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and advise it to refrain from making unsolicited comments on our internal matters. As regards the OIC statement, we reject the unwarranted references to the Union Territory of Jammu and Kashmir. The fact is that the entire territories of the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and shall always be part of India. Pakistan is an illegal occupation of Indian territory. Instead of calling upon its member Pakistan to give up state-sponsored terrorism and to lift its occupation of Indian territory, OIC has let Pakistan hijack and misuse its platform for carrying out its nefarious agenda of engaging in malicious propaganda against India. And I think you to the relation of India. मजा आया भाई साहब, मैंने माइक के आगे वो लगा रखा था। आप में कुछ लोग कहेंगे इतने बेवकूफ़ी करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट यहीं से चला देते हैं, या उसमें हमारा यूट्यूब स्ट्राइक मार देता है। कुछ ताम जाम कर रखे हैं हमने। कोई नहीं, सही बैठ जाता है तो सुन लो ध्यान से। अब विश्लेषण सुन लो, क्योंकि अंग्रेजी बोली है मैडम ने, संभव है कि आप में से कईयों को समझ में ना आई हो, आ गई होगी ये तो मैं मानता हूं, लेकिन ना आई हो तो थोड़ी व्याख्या बनती है भाई। इंडिया ने जो घसीटा है ना एक एक चीज पर, देखो ये स्मार्ट तरीका है। कहते हैं ना बुद्धि से, क्या कहते हैं ना, मूर्ख से मूर्ख मिले, नहीं ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले कह घूसा खे लात। मतलब या तो वो घूसा मारेगा या लात मारेगा। पाकिस्तानी में इतनी समझ नहीं है ना, असल में वो भाई 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 बोलते चले गए। इंडिया ने 2 मिनट में इतनी बातें कर दी। कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं बोलते, बोलते कम हैं, लेकिन शब्दों में वजन इतना होता है कि उसकी व्याख्या करते करते मेरे जैसे कम बुद्धि लोगों को आधा आधा घंटा लग जाता है। सोच कर देखो इन्होंने जो बातें बोली है ना, उन बातों में प्रमुखता से किस बात को हाईलाइट किया है। भारत ने कहा ठीक है तुमने तुम्हारा स्टैंड रख दिया, अब हमारी सुन लो। एक कहावत है ना, जैसे कोई आपको कुछ भला बुरा कह रहा होता है तो अपन एक देख बोल कौन रहा है ना, वो वाली अपन स्थिति बना दे, लुक हु इज स्पीकिंग है। भारत ने एग्जैक्टली यही कहा, लुक हु इज स्पीकिंग। वो
जिनके बलूचिस्तान, मुस्लिम ही है ना वो बलूचिस्तान के लोग, तुम बड़े हमदर्द हो बलोच लोगों के, अहमदिया लोगों के, ये गायब हो रहे हैं भाई तुम्हारे देश से। उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। शिया माइनॉरिटी ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। तुम बात करते हो इस बात की, फोर्स कन्वर्जन हो रहा है तुम्हारे यहां पे। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को गायब कर दिया जा रहा है कि भाई ये इस कम्युनिटी के हैं, उड़ा दो इनको। नंबर दूसरा, इस्लाम, ईसाइयत का कितना, अब देखो ईसाइयत का भी मुद्दा क्यों उठाया क्योंकि असल में यहां एक मुद्दा हुआ था यहां पे ब्लास्फेमी का, बहुत फेमस मुद्दा था, हमने कई बार कराया हुआ है, उसके ऊपर और कर देंगे। ईश निंदा से जुड़ा मामला था। एक ईसाई महिला ने एक हैंडपंप से पानी पी लिया था, उस आधार पर उसको मृत्युदंड की सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो ईसाइयत के साथ ब्लास्फेमी का कि तुमने ईश निंदा की बात कर दी। तीसरा, हिंदू बालिकाओं के साथ जो वहां माइनॉरिटीज में है, या तो वो खत्म ही हो गए हैं और जो बचे हैं उनका फोर्स कन्वर्जन कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में तुम ये बात बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। पहली बात, तुम ये मुद्दा उठा करके अपनी बेइज्जती हमसे क्यों करवा रहे हो, है ना। नंबर दूसरा, अब तुम कहते हो कि इंडिया ने कुछ गलत किया, दुनिया में कुछ गलत किया, तो तुम फिर से बोलने का हक खो चुके हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे देश में ओसामा बिन लादेन वहां से मारा गया जिसके जस्ट सामने तुम्हारी पाकिस्तानी फौज की ट्रेनिंग एकेडमी, सबसे महत्वपूर्ण एकेडमी थी। ऐसे सोचो, इंडिया के अंदर जैसे अपने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई के अंदर है, एनडीए एकेडमी है, आईएमए एकेडमी है, इनके सामने ही कोई रहता हो और वो मोस्ट वांटेड आतंकी हो। ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहां पर ऐसे मारा गया। और छोड़ो, हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से नामित आतंकवादी हैं, वो तुम्हारे यहां रहते हैं। फिर वही बात, फिर तुम ये कहते हो कि इंडिया ऐसा करता है, तो पहले तो तुम चुप्पी साधो, तुम्हारे ऊपर बोलने का तुम अधिकार खो चुके हो। तीसरी बात, तुम जम्मू कश्मीर के विषय पर बात अपनी रखते हो, तो दुनिया से तुम ये बातें केवल इसलिए करते हो ताकि दुनिया ये सोचे कि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, वहां कोई दिक्कत है और पाकिस्तान उसका हमदर्द है। और भारत जब तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करने आए तो तुम उस समय चिल्लाने लगो कि मैंने तो देखो सच का साथ देने की कोशिश की थी, इंडिया मेरे ऊपर मार करने आ गया। तो सुनो ध्यान से, भारत का हिस्सा वो जम्मू कश्मीर वाला भाग भी है जिस पर तुम अनाधिकृत कब्जा करके बैठे हो। तो तुम्हारी ये बात एकदम नीलबटे सन्नाटा है। रही बात टर्की की, क्योंकि इसने भी हमारी चर्चा की है, तो टर्की वालों केवल इतनी सी बात समझ लो कि तुम्हारा हमारे इंटरनल मैटर पर बोलना सही नहीं है। टर्की को एक लाइन में ही भारत ने जवाब दिया, उसको इतना बड़ा चिट्ठा नहीं खोल के बताया। भारत ने टर्की को नहीं बताया कि तुम्हारे देश में क्या दिक्कत चल रही है। हमने केवल इतना कहा कि तुम्हारा भारत के आंतरिक मुद्दे पर बोलने का टेक्निकली हक नहीं है। ओआईसी को कहा कि ओआईसी थोड़ा समझो, नाम में तुम्हारे सी जुड़ा हुआ है, हम ये मानते हैं कि तुम्हारे अंदर ये समझ होगी, लेकिन तुम समझ से विमुख हो रहे हो। क्यों? पाकिस्तान तुम्हारे मंच का दुरुपयोग कर रहा है। समझो इस बात को और उसके आधार पर आगे बढ़ो। जब भाई साहब, मतलब एक बार तीर चला, ये तो बाहुबली के अंदर नहीं था, वो एक बार में सारे तीर से सब घायल। शाबाश, इंडिया का ये था स्टैंड। अब इस आधार पर कोई ये कहे कि टर्की की गजब बेइज्जती कर दी, मैं तो ये कहूंगा जितना तीर उसने मारा था हमने रिटर्न तीर मार दिया, बॉल बॉल पासम पासम खेल रहे हैं। पाकिस्तान भी फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा कि हम फटी हालत में, शहबाज शरीफ अपनी फटी हालत में पाकिस्तान से उड़कर टर्की अपनी मित्रता दिखाने गए थे कि कम से कम हमारा कहीं तो नाम ले लेना, नाम ही नहीं लिया। चलिए खैर कोई नहीं, इनको इनकी करनी, इनको मुबारक। मुद्दा यह है कि आपको यह विषय अब क्लियर हुआ या नहीं। अब आपकी क्या राय हो सकती है वो आप कमेंट बॉक्स खुला है, बढ़िया से बताएं, रोका किसने है। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि आप भविष्य में कभी भी इस तरह की चीजों पर चर्चा करें तो भाई आपको थोड़ा उसका इतिहास पता हो, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का हो जाता है। अब बात आती है हमारी गुजारिश की। अब चूंकि आप ये सेशन हमारे साथ में जुड़कर देख रहे हैं, हमारे परिवार का अभिन्न अंग बन चुके हैं, आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में यहां पर एक सब्सक्राइब का बटन लिखा आ रहा है। हो सकता है वो लाल कलर का हो, नीले कलर का हो, जैसा भी हो, उसे दबा दीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं लगता। उसको दबाने से फायदा हमें यह होता है कि भविष्य में जब भी हम आपके पास लाइव आते हैं आपको सूचना पहले पहुंच जाती है। ठीक है साहब। अब जानकारी हमारे कोर्सेज की, तो कोर्सेज की जानकारी जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों के इन दिनों एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है कि सर जो कोर्स आपने लॉन्च किया है, जो एप्लीकेशन पर है, मात्र 1999 में 1 साल के लिए, वो यूपीएससी का फाउंडेशन भी तैयार करता है क्या? डेफिनेटली। मैं क्या बोल रहा हूं, एसएससी वाले विद्यार्थी अब तक जो उन क्लासेस में हैं उनको ये समझ में आ चुका है।
और औरों को भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊपर है। रट्टा लॉजिक, जिस तरह से आप यहां पर एनालिसिस देखते हैं ना, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि जीवन में आपने तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए होंगे, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ये भी बनता है, और इस इन्वेस्टमेंट को केवल इसलिए करिए यदि आपको चाहिए कि हां मुझे आज तक नॉलेज का अगर कोई सही लेवल टच करना था तो वो यहीं से होगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूं, एकदम नेक्स्ट लेवल क्लासेस हैं, नेक्स्ट लेवल कंटेंट, यूट्यूब पर क्लासेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, यूपीएससी का फाउंडेशन भी उसकी वजह से बहुत मजबूत होता है। मात्र 1999 में है। क्लासेस इसी तरह बोर्ड से आपको पढ़ाई जाएंगी, बहुत शानदार पीपीटीज के साथ, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन के साथ क्लासेस ली जा रही हैं। चारों सब्जेक्ट उसमें डील किए जाएंगे। पहले हमने शुरुआत में इसके लिए कहा था कि 6 महीने तक ही वैधता रहेगी इसकी, लेकिन वो असल में वैधता 1 साल है। कोर्स की जो मतलब कराने में समय लगेगा वो 6 महीने हमें लगेगा पूरा। तो आप पूरे बैठे, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं। एप्लीकेशन को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, पेड क्लासेस सेक्शन में आप जाकर के वहां से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल है कि कोर्स की भाषा कैसी रहेगी, तो जैसे अभी बोल रहा हूं वैसे रहेगी। पीडीएफ कैसी रहेगी, तो बाईलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। क्या क्लास एक बार लाइव हो गई तो उसे बाद में देख सकते हैं? कभी भी देख सकते हैं, जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक कई बार देख सकते हैं। कितने बजे होती है क्लास? मंडे टू फ्राइडे शाम 8:30 बजे होती है, लेकिन आपकी जब मर्जी पड़े तब देखें। टेस्ट होगा बिल्कुल, करंट अफेयर का फ्री टेस्ट हम उसी पर लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्ले एंड विन करने वाले हैं, कैश प्राइजेस मिलेंगे आपको। ठीक है, और रही बात इस चीज़ की कि हमारा हेल्प एंड सपोर्ट क्या है, तो आपके सामने 3 नंबर हमने शो किए हुए हैं। एक चौथा नंबर अपने पास 84 है ना, तो एक नंबर और भी हमने ऐड कर दिया है जो काम नहीं हुआ। 3 ही नंबर है, एक 787 है, 84 वाले को मरा। ठीक है, तो ये 3 नंबर आपके पास में है। ठीक है, तो अभी इन पर आप कॉल कर सकते हैं, और इनमें अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, थोड़ा पेशेंस रखें, वो टीम आपको रिवर्ट करेगी। रात दिन लगे हुए हैं आपके लिए, है ना, थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखें। मतलब आप हालांकि मुझ पर पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन अधिकार का मतलब ऐसा भी ना हो ना कि बस मतलब अब तो तुम कहोगे, आपने कह दिया, फोन नंबर दे दिया तो इस पर उठाएंगे, तुरंत उठाओ आप, हेलो साहब बताओ क्या हो रहा है। बहुत सारे मेरे मित्र ऑलरेडी इस पर कॉल करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान दिन रात हम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में मित्र जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समय हमें भी दें। अपनी क्षमताओं के अनुसार हम अपनी टीम से काम करवा रहे हैं। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक वो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि एक तो लेट नाइट कॉल ना करें, उनकी भी निजता है, उनका भी जीवन है ना, और थोड़ा पेशेंस रखें। कई बाल कलाकार ऐसे हैं जो इन नंबर पर एक्टिवेट, जो व्हाट्सएप हैं वहां पर भी ये कॉल पड़े रहते हैं, साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मैं तो व्हाट्सएप से ही कॉल करूंगा। आप इतने प्राइवेट थोड़ी आदमी हो यार, स्टूडेंट हो, क्या लोड ले रहे हो, है ना। इंटरनेट से क्लास सुन रहे हो, मैंने पेड रिचार्ज नहीं करा रखा है। आर्ग्यूमेंट की जगह अगर आप फीचर करें, फोकस करिए इस चीज़ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बाकी बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।